Brainees, and welcome back to the channel. I hope you guys are doing super well and studying properly for your exams. So today we'll be doing our chapter number 10 of economics, that is government budget and the economy. The book I'm following is TRJ and VK Ori, Introductory Macroeconomics. सो एक बहुत ईजी चैप्टर है, सब कुछ थ्योरी है, इसमें कोई डायग्राम्स नहीं है, कुछ टेबल नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करनी है, चीज़ें समझ के करना है. ठीक है. अब सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट कि बजट होता क्या है. भाई हमको पहले ये तो पता चले फिर ही हम आगे बढ़ेंगे ना. सो बजट होता क्या है. बजट क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है. द बजट अनफोल्ड्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर. मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ने एक साल में लास्ट 1 ईयर में काम किया है बजट में वो सब होता है. और द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, जो अगले एक साल में काम करेंगे वो पूरी पॉलिसीज होती हैं. ठीक है, इन द बजट. ठीक है. अब यहाँ पे फीचर्स ऑफ बजट दिए इन दिस पैराग्राफ. तो क्या बोला गया है, एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था और ये गवर्नमेंट रिसीट्स थी. ठीक है. अब इट इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर और बाकी सब आप एक बार रीड कर लेना. प्रेजेंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है. हर साल प्रेजेंट होता है ऑन 1 फरवरी. क्लियर है. अब आगे क्या बोला गया है देखो ओवर है. सो वी हैव 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द बजट पॉलिसी. फर्स्ट एस्पेक्ट इज द रेवेन्यू एस्पेक्ट एंड सेकंड इज द एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट. सो रेवेन्यू एस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट रिसीट्स के बारे में और एक्सपेंडिचर में पढ़ते हैं हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में. ठीक है. रिसीट्स मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी और एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया हुआ है. अगर हम डिफाइन करें गवर्नमेंट बजट तो क्या आता है. गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स and expected expenditure of the government that reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth with stability. मतलब growth और stability का जो objective है उसको achieve करना. ठीक है. अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट. हमारे गवर्नमेंट के बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी ग्रोथ इन्हांस करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है. तो क्या लिखा गया है, हम जीडीपी ग्रोथ को कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, मतलब खर्चा करके एंड बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ताकि मतलब टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज के थ्रू. सब्सिडीज आपको पता ही है ना, जो पुअर क्लासेस को दी जाती हैं. ठीक है. अब सेकेंड क्या आता है, इधर देखो. सो द सेकेंड वन दैट वी हैव इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज को इस तरह से बांटना सो दैट देर इज अ बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर. मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो, सोशल वेलफेयर भी हो. इसलिए क्या किया जाता है, जो गुड्स जैसे कि सिगरेट्स, विस्की जो इंजूरियस होती हैं हेल्थ के लिए, उन पर हैवी टैक्सेस लगाए जाते हैं. ठीक है. और जो सोशली यूजफुल गुड्स होते हैं, जैसे खादी का एग्जाम्पल ले लिया, उन पर हमको सब्सिडीज मिलती हैं. क्लियर है. मतलब सस्ती मिलती हैं वो चीज़ें. अब प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स कौन सी गुड्स होती है, वो गुड्स विच सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल. लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करें, ये होती है पब्लिक गुड्स. तो मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का ये भी है कि हमारी जो पब्लिक गुड्स हैं उनको सप्लाई करना, उनको प्रोवाइड करना. क्लियर है. ओके. नेक्स्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. मतलब कि इनकम और वेल्थ को इस तरह से डिवाइड करना ताकि मतलब प्रॉपर इक्वली डिवाइड की जाए. ठीक है. सो क्या बोला गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस विच इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वेलफेयर स्टेट. मतलब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है होगी वेल्थ की तो सोशल जस्टिस ही होगा, है ना. और इंडिया का तो मेन मोटिव ही सोशल जस्टिस है ना. हम कैसे कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, रिच पे टैक्सेस लगा के और पुअर को सब्सिडीज देके, और जो बीपीएल पॉपुलेशन है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली पॉपुलेशन है, उनको क्या करेंगे हम, फूड ग्रेन्स या फिर फ्री चीज़ें प्रोवाइड करेंगे या फिर उनको लो प्राइस पे प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. मतलब कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनकी भी प्रॉपरली ग्रोथ होनी चाहिए. सो बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री. बैकवर्ड रीजन्स की भी डेवलपमेंट होगी, अच्छे से होगी. ठीक है. नेक्स्ट employment opportunities. So budgetary policy focuses on the generation of employment opportunities through investment in public enterprises. Public enterprises like मनरेगा या फिर ऐसी कुछ schemes, उनमें क्या होता है, उनमें ज़्यादा employment लगती है. So that is employment opportunities बहुत बढ़ती हैं, which is very profitable to the poor people also. अब 7th point that is economic stability. Economy को stable करना.
सो क्या हो बोला गया है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल्स। जो कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं फिर जो भी करती हैं तो उसकी वजह से ट्रेड साइकिल्स होते हैं जिनको हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। सो बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द फेज ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम इन द इकोनॉमी। बूम मतलब एक मिनट में ही, मतलब एक ही टाइम पे वो बहुत प्रोडक्शन बढ़ जाना, रिसेशन मतलब थोड़ा कम होना, डिप्रेशन मतलब बिल्कुल कम हो जाना, रिकवरी मतलब धीरे धीरे फिर से बढ़ने लग पड़ना। यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दीज वर द 7 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। आई होप अच्छे से समझ आ गए हैं। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस चैप्टर में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द बजट और कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बजट। सो बेसिकली हमारे जो बजट है उसमें 2 कॉम्पोनेंट्स आते हैं, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है बजट रिसीट्स। बजट रिसीट्स क्या होती है, एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है अलग अलग रिसोर्सेज से, उसको हम बोलते हैं बजट रिसीट्स। सो बजट रिसीट्स के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वी हैव रेवेन्यू एंड सेकेंड वी हैव कैपिटल। ठीक है, पहले हम रेवेन्यू का देखेंगे। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं, जिनसे कोई लायबिलिटी नहीं होती और ना ही एसेट्स कम होते हैं। लायबिलिटी क्या होती है, देखो लायबिलिटी वो होती है जो हम दूसरी कंपनीज को ओ करते हैं, जैसे लोन्स, हमने किसी कंपनी से लोन लिया तो दैट इज आवर लायबिलिटी। ठीक है, एसेट क्या होता है, जो हमारे पास जो होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट, जो हमारे पास पैसा होता है, दैट्स कॉल्ड एसेट्स। सो रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाए, यू कैन राइट the receipts which do not create any liability for the government as well as do not cause reduction in assets are called revenue receipts। ठीक है, अब revenue receipts के types करेंगे। so we have 2 types, tax receipts and non tax receipts। चलो इनको भी देख लेते हैं। so tax receipts सबसे पहले करेंगे। टैक्स क्या होता है, सबसे पहले टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउसहोल्ड, फर्म्स और अनदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। ठीक है, कंपल्सरी पेमेंट है, गवर्नमेंट को कंपल्सरीली आपको टैक्स पे करने होते हैं एंड आप कोई रिटर्न में गवर्नमेंट से इसके अकॉर्ड मतलब टैक्स पे करके आप गवर्नमेंट से कोई सर्विस या बेनिफिट एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। सो वी हैव टाइप्स ऑफ टैक्सेस। पहला टैक्स है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, दूसरे आते हैं वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक, एंड थर्ड आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जब रेट टैक्स का इनकम के साथ बढ़ता है, मतलब जितना ज़्यादा टैक्स उतनी ज़्यादा इनकम, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका क्या मतलब हुआ, जो पुअर पीपल है उन पे कम टैक्स होता है प्रोग्रेसिव, एंड जो रिच हैं उन पे ज़्यादा होता है। क्लियर है। सेकेंड वी हैव रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, जिसपे बर्डन पुअर पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिच, मतलब कि एक कांस्टेंट रेट होता है टैक्सेशन का, मतलब पुअर को भी उतना ही देना पड़ रहा है, रिच को भी ज़्यादा उतना ही देना पड़ रहा है। तो दैट मीन्स एक सेम बर्डन है, ज़्यादा बर्डन है पुअर पे। ठीक है, अब आता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम बोलते हैं वैट, एंड स्पेसिफिक टैक्सेस। सो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स which is imposed on value added at various stages of production। जितने भी stages of production होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुर्ता सिल रहे हैं कोई, so we have spinning, weaving वगैरह वगैरह everything, तो उन हर एक stage of production पे value added tax लगता है। और specific tax क्या होता है, tax is levied on a commodity on the basis of its unit, size और weight। ठीक है, जो स्पेसिफिकली उसी कॉमोडिटी पे लगा होता है, उसके यूनिट के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। अब आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। अब ये क्या होते हैं, बहुत इजी है ये। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स होता है जिनका जो बर्डन है वो उसी पर्सन को बेयर करना पड़ता है जिस पे टैक्स लगा होता है। और डायरेक्ट टैक्स इज द वन द फाइनल बर्डन ऑफ विच इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड, मतलब जिस पे लगा है टैक्स वही ये टैक्स भरेगा। एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन जो मतलब किसी और पे होता है टैक्स लगा हुआ, बट पे कोई और करता है। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, An indirect tax is the one whose initial burden or impact on one person
बट ही सक्सीड्स इन शिफ्टिंग द बर्डन टू अनदर पर्सनस, वो अपना बर्डन दूसरे लोगों पे शिफ्ट कर देता है. एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी का. जीएसटी किस पे लगती है, शॉपकीपर्स पे, प्रोड्यूसर्स पे. बट वो क्या करते हैं, वो बर्डन शिफ्ट कर देते हैं हम कंज्यूमर्स पे, है ना, कंज्यूमर्स पे शिफ्ट कर देते हैं, हमसे ही जीएसटी का पैसा लेते हैं. क्लियर है. अब आता है नॉन टैक्स रिसीट्स. सो नॉन टैक्स क्या होता है, नॉन टैक्स रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच अराइज फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन टैक्सेस. टैक्सेस के अलावा जो गवर्नमेंट को पैसा जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रिसीट्स. सबसे पहले एग्जाम्पल, फीस अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट इट रेंडर्स टू द पीपल. अब जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो, डेथ सर्टिफिकेट बनाते हो, तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड फीस. फाइन्स, फाइन क्या होते हैं, जिनको हम चालान कहते हैं, है ना. सो पेमेंट्स विच आर पेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है. इन देखो, ये फाइन्स का ये एम नहीं होता, पैसा कमाना एम नहीं होता. मेन एम क्या होता है कि पीपल लॉज को फॉलो करे, पीपल बिकम रिस्पेक्टफुल टू द लॉज. अब थर्ड, एस्चीट. Escheat refers to that income of the state which arises out of property left by the people without a legal hire. जो लोगों की डेथ हो जाती है और वो प्रॉपर्टी किसी का नाम नहीं करते, सो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एस्चीट में चली जाती है, ठीक है. नेक्स्ट, स्पेशल असेसमेंट. स्पेशल असेसमेंट क्या होती है, अगर आपकी प्रॉपर्टी के आसपास कोई मॉल बन जाए या फिर कुछ ऐसा गवर्नमेंट बिल्डिंग बन जाए, तो उससे आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है ना. सो यू हैव टू पे सम मनी टू द गवर्नमेंट ड्यू टू दिस रीजन. सो क्या बोला गया, स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट विच इज मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज whose value has appreciated due to developmental activities of the government. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई ऐसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी की जिनकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई. सो यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. अब इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस लाइक रेलवेज, नंगल, मतलब जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं उनसे पैसा भी, इट इज़ नॉन टैक्स रिसीट. इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G, 3G, 4G, 5G, ठीक है, उनको बेच के जो पैसा आता है, दैट इज नॉन टैक्स रिसीट्स. लास्ट आता है ग्रांट्स एंड डोनेशंस, ठीक है, जो लोग गवर्नमेंट को दान करते हैं, दैट्स कॉल्ड ग्रांट्स एंड डोनेशंस. अब आगे आता है कैपिटल रिसीट्स. इसमें क्या होता है, लायबिलिटी भी बनती है एंड रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट भी होता है. सो बिल्कुल ऑपोजिट है ये, पहले वाले के बिल्कुल ऑपोजिट है ये. जो हमारा वो था, जो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स था उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखोगे विच क्रिएट अ लायबिलिटी एज वेल एज कॉज अ रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब 3 टाइप्स होते हैं इसके कैपिटल रिसीट्स के. पहला आता है रिकवरी ऑफ लोन्स, borrowing and other liabilities and other receipts. ये 3 टाइप्स होते हैं, we'll be starting it. तो सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन्स. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो लोन्स देती है स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सके, ठीक है. इसके बाद क्या होता है, जो लोन्स हैं वो जब वापस आते हैं, जब गवर्नमेंट लोन्स रिकवर करती है तो गवर्नमेंट के क्या होते हैं, एसेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है. इसलिए क्या बोला गया है, रिडक्शन ऑफ एसेट्स हुई, तो इसलिए ये हम कैपिटल रिसीट्स में लेंगे, ठीक है. अब बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज. देखो, बोरोइंग क्रिएट्स अ लायबिलिटी, मैंने बताया, ठीक है. बोरोइंग से लायबिलिटीज बनती हैं, इसलिए हम इसको कैपिटल रिसीट्स में डालते हैं. सो बोरो, जो गवर्नमेंट है वो बोरो कहाँ से करती है मनी, गवर्नमेंट या तो जनरल पब्लिक से करती है बोरो, या तो रिजर्व बैंक से, या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करती है, ठीक है. अदर रिसीट्स में आते हैं, दीज इंक्लूड्स आइटम्स लाइक डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेच देती है, अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, दैट इज कॉल्ड योर डिसइन्वेस्टमेंट. मतलब आजकल आपको पता है प्राइवेटाइजेशन हो रही है, गवर्नमेंट अपने सभी के सभी जितने भी पब्लिक इंडस्ट्रीज या फिर एंटरप्राइजेज हैं उनको बेच रही है ना. सो ऑल दीज आर टर्निंग प्राइवेट, सो दैट इज ओनली डिसइन्वेस्टमेंट. क्लियर है. अब बजट एक्सपेंडिचर. बजट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी एक साल में, दैट इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर. अब बजट एक्सपेंडिचर के भी 2 पॉइंट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं. पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो इसमें भी यही आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट नहीं बनते और कोई भी लाइबिलिटी की रिडक्शन नहीं होती, ठीक है. तो क्या लिखेंगे,
इसमें देखो, इसमें लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर विच डज नॉट क्रिएट एसेट्स और कॉजेज अ रिडक्शन इन लायबिलिटीज। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट का वेज बिल, कि गवर्नमेंट कितना पैसा देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे अगला सेकंड में क्या बोला गया है? इंटरेस्ट पेमेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, डिफेंस परचेजेस। इंटरेस्ट पेमेंट्स मतलब जो बैंक इंटरेस्ट लगाता है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट्स। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज आपको पता है जो पुअर पीपल को चीज़ें सस्ते में दी जाती हैं। डिफेंस परचेजेस। अब सेकंड आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट एंड इट कॉजेज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज। सो डेफिनेशन लिखेंगे, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर विच क्रिएट्स एसेट्स और कॉजेज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज। अब इसके इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या आ जाएंगे? इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड होल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, परचेज ऑफ शेयर्स, जो हम शेयर्स खरीदते हैं ना बाकी कंट्रीज से या फिर बाकी यू कैन से एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज से। ठीक है, एंड लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट कॉरपोरेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को लोन देती है, ये भी किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। नाउ वी हैव प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड। प्लान्ड क्या होता है? जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। नॉन प्लान्ड क्या होता है? मतलब सेम ही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और मतलब बजट एक्सपेंडिचर में यही सब आता है। ठीक है, सो प्लान एक्सपेंडिचर में क्या होता है? एक्सपेंडिचर दैट रिलेट्स टू स्पेसिफिक प्लान्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट ने पहले का प्लान किया होता है। ठीक है, और नॉन प्लान में जो प्लान नहीं होता, अचानक से जो करना पड़ता है खर्चा, जैसे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो अचानक से खर्चा करना पड़ता है, दैट कम्स इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इतना ही था इसमें। दिस यू कैन लर्न द डायग्राम, ये जो टेबल बना है अच्छे से कर लेना, आपको इजीली नेम्स लर्न हो जाएंगे। ठीक है, बात है हमारा टॉपिक बजट डेफिसिट, जिसके पार्ट्स हैं रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। सो बजट डेफिसिट क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द बजट रिसीट्स। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या आएगा? बजट डेफिसिट इज इक्वल टू budget expenditure minus budget receipts, where budget expenditure is greater than the budget receipts. Up types and measurement. So 3 types are revenue deficit, fiscal and primary deficit. ये learn कर लेना। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है आर ई माइनस आर आर। आर ई क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आर आर क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है आप एक बार रीड कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में नहीं आएंगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू सेकंड वन, फिस्कल डेफिसिट। इसका भी आपको सिर्फ डेफिनेशन लर्न करनी है, फॉर्मूला लर्न करना है, आपको इम्प्लीकेशंस इतनी डिटेल में नहीं करनी है, जस्ट आपको इम्प्लीकेशंस की डेफिनेशंस करनी है। देखो मैं बताती हूँ, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर दैन योर बजट रिसीट्स, तो बीई माइनस बी आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हम एक बार इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं, डेफिनेशंस देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है? देखो, जब आरबीआई से हम बोरो करते हैं तो हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो हमारे प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आ जाएगा, या फिर हमारे जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग पड़ेंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड, नेशनल डेट, आपको पता है हमारे देश में कर्जा बढ़ जाएगा। थर्ड, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेट डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ, मतलब हाई ये एक सर्कल चलता रहेगा कि अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगी तो हमारी जीडीपी ग्रोथ कम होगी, एंड वाइस वर्सा। क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होता है? देखो, अ सिचुएशन व्हेन हाई बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिटेबिलिटी। अब अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा ले रही है कहीं से तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट पे भरोसा कम हो जाएगा बाकी नेशंस का या फिर बाकी इन्वेस्टर्स का, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, समझ आ गया? अब लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट। इसमें क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस
इंटरेस्ट पेमेंट। सो लिख सकते हो प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। फॉर्मूला ये कर लेना एफ डी माइनस आई पी। एंड अब नीचे यहाँ पर देखो ये प्रॉपर आपको टेबल गिवन है डिफरेंस, ये आप एक बार रीड कर लेना, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आता है हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट रिसीट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट कोई फालतू का खर्चा नहीं करती और बजट में स्टेबिलिटी आती है, मतलब हमारी इकॉनमी स्टेबल रहती है। इसके शॉर्ट टर्म्स क्या होते हैं, इसके शॉर्ट टर्म ये होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो उससे सॉल्व नहीं होती। ठीक है, मेन प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट की, वही ये सॉल्व नहीं कर पाता। फिर इसके बाद हमारा आता है अनबैलेंस्ड बजट, जिसमें या तो जिसमें इक्वल नहीं होती। तो सबसे पहले इसका पार्ट आता है सरप्लस बजट, जिसमें रिसीट्स ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू द एक्सपेंडिचर। तो इसके मेरिट्स लिख देंगे कि मेरिट्स क्या है, इन्फ्लेशन से फाइट करने में हेल्प करता है। डीमेरिट्स क्या है, इसका डीमेरिट ये है कि जब डिप्रेशन होता है, मतलब कि जब हमारी जो रेट गिर जाता है, डिफ्लेशन हो जाती है, तो उससे हेल्प नहीं कर पाता। ठीक है, सो ऑपोजिट आ जाएगा इसका डीमेरिट में। अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है, जिसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द रिसीट्स। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या होंगे कि ये डिफ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कैसे करता है हेल्प, एडी का लेवल बढ़ा के। और एडी का लेवल कैसे बढ़ाता है, या फिर वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दें, या फिर क्या करेंगे, इनडायरेक्टली क्या करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ा देंगे। ठीक है, डीमेरिट्स में क्या कहता है, डीमेरिट्स क्या है, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, अपने वर्ड्स में आप इसको ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। आई होप समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके नोट्स पे चैनल पे अपलोडेड है, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। आई गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।